साथियों, जिस समय से अंग्रेज़ों ने मराठों के साथ दोबारा युद्ध छेड़ने का निश्चय किया था, यानी दूसरा मराठा युद्ध, उस समय से ही मार्क्वेस वेलेस्ली और उसके साथियों के सामने सबसे बड़ा काम गुप्त षड्यंत्रों द्वारा मराठों के बल को तोड़ना था। साथियों, सब्सिडियरी संधि के बाद पेशवा बाजीराव अपनी राजधानी के ही अंदर अंग्रेजी सेना का कैदी था और जब तक सिंधिया या कोई दूसरा नरेश बाहर से सेना लेकर पूना न पहुंचता, तब तक के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध हाथ पांव हिला सकना असंभव था। अंग्रेज़ों को महाराजा सिंधिया और राजा राघोजी भोंसले दोनों के साथ युद्ध अनिवार्य नजर आता था। जसवंतराव होलकर और सिंधिया के बीच उस समय मेल की कोशिशें हो रही थी। जसवंतराव पूना से उत्तर की ओर अपने राज्य में गया हुआ था। उसके पास एक ज़बरदस्त सन्नद्ध और विजयी सेना थी। इसलिए अंग्रेज़ों को इस समय सबसे अधिक चिंता इस बात की थी कि कहीं जसवंतराव होलकर, सिंधिया और भोंसले तीनों मिल न जाएं। इसलिए पूना से लौटते हुए जसवंतराव को अंग्रेज़ों ने पेशवा और निज़ाम दोनों के इलाकों में लूटमार करने का मौका दिया था। साथियों, मैं पहले बता चुका हूँ कि पूना की लूट के समय कर्नल क्लॉज जसवंतराव होलकर के साथ था और औरंगाबाद की लूट में अंग्रेज़ों का साफ हाथ था। इस बीच जबकि अंग्रेज़ सिंधिया और भोंसले दोनों को बराबर तंग करते रहे थे, जसवंतराव को वे बराबर खुश करने के प्रयत्न करते रहे थे। अंग्रेज़ों की ही मदद और उकसाने से पूना से लौटने के बाद जसवंतराव तुकाजी होलकर के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी काशीराव होलकर को इंदौर की गद्दी से उतारकर स्वयं होलकर राज्य का स्वामी बन गया था। मार्क्वेस वेलेस्ली के खुशामद से भरे हुए अनेक पत्र उन दिनों महाराजा जसवंतराव होलकर के पास पहुंचे थे। 16 जुलाई सन 1803 को जनरल वेलेस्ली ने कादिर नवाज खां नामक अपने एक गुप्त दूत को एक पत्र देकर जसवंतराव के पास भेजा, जिसमें उसने लिखा था कि कादिर नवाज खां मेरा पक्का विश्वस्त आदमी है और बाकी सब बातें आपसे ज़बानी कहेगा। इस कादिर नवाज खां की मार्फत अंग्रेज़ों ने जसवंतराव से बड़े बड़े झूठे वादे किए थे। अदूरदर्शी जसवंतराव होलकर फिर अंग्रेज़ों की इन चालों में आ गया। इसी कारण जसवंतराव होलकर और दौलतराव सिंधिया में मेल नहीं हो सका था। युद्ध के अंत में जब सिंधिया और भोंसले दोनों के साथ अंग्रेज़ों की सुलह हो गई और जसवंतराव को स्वयं अंग्रेज़ों से लड़ना पड़ा, परंतु उस समय जबकि मराठों की सत्ता को काफ़ी हानि पहुंच चुकी थी। परंतु अंग्रेज़ों का विश्वास जसवंतराव पर भी नहीं था। केवल उसे बहकाए रखना ही उन्होंने अपने लिए काफ़ी नहीं समझा। जसवंतराव की सेना के सरदारों को भी उन्होंने जसवंतराव के विरुद्ध अपनी ओर फोड़कर रखना आवश्यक समझा था। जसवंतराव के साथ नागपुर से एक सरदार अमीर खां आया था, जिसके अधीन 25,000 सवार थे और जिस पर होलकर को सबसे अधिक भरोसा था। निज़ाम के आदमियों की मार्फत अंग्रेज़ों ने अमीर खां को अपनी ओर फोड़ा। 28 अप्रैल सन 1803 को, यानी बाजीराव के पूना पहुंचने से पहले, जबकि जसवंतराव अभी पूना में ही मौजूद था, जनरल वेलेस्ली ने जनरल स्टुअर्ट को लिखा था कि होलकर के सरदार अमीर खां का, जिसके अधीन होलकर की सेना का सबसे बड़ा दल है, निज़ाम दरबार के साथ निज़ाम की नौकरी करने के लिए पत्र व्यवहार हो रहा है। इसलिए 2 मई सन 1803 को पूना में हमारी शक्ति पहले से अधिक बढ़ी हुई होगी और हमारे वहां सेना ले जाने का एक बड़ा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। यदि अमीर खां के विद्रोह के कारण होलकर कमज़ोर न भी हो सका, तो कम से कम अमीर खां पर से होलकर का विश्वास अवश्य कम हो जाएगा। साथियों, कर्नल स्टीवेंसन द्वारा इस संबंध में अंग्रेज़ों और निज़ाम दरबार से बातचीत हो रही थी। दबाव पड़ने पर निज़ाम ने अमीर खां को 3,000 सवारों सहित अपने यहाँ नौकर रखना स्वीकार कर लिया था, किंतु अमीर खां के सवारों की तादाद बहुत अधिक थी। 3 मई सन 1803 को जनरल वेलेस्ली ने हैदराबाद के रेजिडेंट मेजर कर्कपैट्रिक को लिखा था कि मैं यह सिफारिश किए बिना नहीं रह सकता कि अमीर खां के साथ चाहे कितने भी सवार हों, निज़ाम को उन्हें ज़रूर अपने यहाँ नौकर रख लेना चाहिए। इसी पत्र में उससे ऊपर के वाक्य में जनरल वेलेस्ली ने यह साफ धमकी भी दी थी कि यदि निज़ाम ने स्वीकार नहीं किया तो मुमकिन है कि होलकर के उत्तर भारत से लौटते समय निज़ाम का सरहदी इलाका लूट जाए। औरंगाबाद और उसके आसपास के इलाके लूटने में अंग्रेज़ों का हाथ था। यहाँ तक कि लूट के बाद जब निज़ाम ने अंग्रेज़ों से शिकायत की और चाहा कि औरंगाबाद की लूट का माल होलकर से निज़ाम को वापस दिला दिया जाए, तो वेलेस्ली ने साफ साफ होलकर का पक्ष लिया था। परंतु इस अवसर पर
जनरल वेलेस्ली के पत्रों से मालूम होता था कि कर्नल स्टीवेंसन ने निज़ाम के वजीर राजा महिपत राम से यह वादा तक कर लिया था कि अमीर खान यदि होलकर को छोड़कर आ जाए तो उसकी सेना का आधा खर्च निज़ाम दे और आधा खर्च कंपनी दे। बाद में अंग्रेज़ काम निकल जाने पर इस वादे से साफ मुकर गए थे और उल्टा राजा महिपत राम पर झूठ का इल्ज़ाम लगाने लगे थे। ये सब पत्र वेलेस्ली के पत्रों में मौजूद हैं और इस वीडियो में उन सारे पत्रों को देना व्यर्थ है। अंत में जो कुछ भी कारण रहा हो, अमीर खान निज़ाम के यहाँ नौकर नहीं रखा गया। फिर भी इस पत्र व्यवहार के कारण अमीर खान भीतर ही भीतर कटा रहा था। साथियों, इसमें भी संदेह नहीं हो सकता कि होलकर की नौकरी करते हुए भी अमीर खान को अंग्रेज़ों से गुप्त धन मिलता था और यदि होलकर, सिंधिया या भोंसले का साथ वो दे बैठता तो डर यह था कि ऐन मौके पर अमीर खान उसे दगा दे देता। उस समय से ही ज़र खरीद अमीर खान ने अंग्रेज़ों का इतना पक्का साथ दिया था कि इन सेवाओं के बदले में सन 1818 में उसे टोंक का नवाब बना दिया गया था। टोंक के वर्तमान नवाब अमीर खान के ही वंशज हैं। जसवंतराव होलकर को इस तरह निकम्मा कर देने के अतिरिक्त दौलत राव सिंधिया के राज्य के अंदर भी दौलत राव के विरुद्ध अंग्रेज़ों की गुप्त साजिशें लगभग 5 वर्ष से जारी थी। 28 जून सन 1803 को मार्क्वेस वेलेस्ली ने जनरल लेक को एक लंबा पत्र लिखा था जिसके ऊपर अत्यंत गुप्त और गूढ़ ये शब्द लिखे हुए हैं और जिनमें इस तरह की साजिशों के लिए लेक को विस्तृत हिदायतें दी गई हैं। वास्तव में इस तरह की साजिशों पर ही भारत के अंदर ब्रिटिश सत्ता की बुनियादें रखी गई थी। जनरल लेक को इस काम में मदद देने के लिए ग्रीम मर्सर नामक एक अभ्यस्त कूटनीतिज्ञ उसका सहायक नियुक्त करके भेजा गया था। 22 जुलाई सन 1803 को गवर्नर जनरल की ओर से उसके सेक्रेटरी एडमोस्टन ने जी मर्सर को एक अत्यंत गुप्त पत्र लिखा था जिसमें मर्सर को महाराजा सिंधिया के मुख्य कर्मचारियों, सरदारों और सामंतों के साथ साजिशें करके उन्हें अपनी ओर फोड़ने की हिदायत दी गई थी। मर्सर को आज्ञा दी गई थी कि तुम उन लोगों से यह वादा कर लो कि यदि आप अपनी अपनी शक्ति के अनुसार हिंदुस्तान के उस भाग से दौलत राव सिंधिया की सेना को निकालने में और यदि भविष्य में सिंधिया या कोई दूसरी बाहरी शक्ति उन प्रांतों में अपनी सत्ता जमाने का प्रयत्न करे तो उन प्रयत्नों को निष्फल कर देने में उत्साह और तत्परता के साथ अंग्रेज सरकार की मदद करेंगे तो आपकी पैतृक जागीरों पर आपका बेरोक टोक कब्जा रहने दिया जाएगा। साथियों, इस कठिन काम को पूरा करने के लिए कई योग्य अफसर मर्सर के अधीन नियुक्त किए गए थे। इसके लिए इलाहाबाद, कानपुर और इटावा के कलेक्टरों को इस बात की हिदायत दी गई थी कि मर्सर को अपने गुप्तचरों के खर्च के लिए जितने भी रुपयों की ज़रूरत हो और जितना रुपया मर्सर मांगे तुरंत बिना पूछे भेज दें तथा उसे गवर्नर जनरल के नाम लिख लें। 27 जुलाई सन 1803 को मार्क्वेस वेलेस्ली ने जनरल लेक के नाम एक अत्यंत लंबा और महत्वपूर्ण गुप्त पत्र लिखा था जिसमें ब्यौरेवार भारत के उन नरेशों और सरदारों के नाम दिए थे जिन्हें लोभ और रिश्वतें देकर सिंधिया के विरुद्ध फोड़ने की गवर्नर जनरल ने लेक को हिदायत की थी। साथियों, हमें यह याद रखना चाहिए कि उस समय तक अंग्रेज़ों और सिंधिया में ज़ाहिरा संबंध मित्रता का था और मित्रता की ही बातचीत बराबर जारी थी, लेकिन पिछले दरवाजे से उसे बर्बाद कर देना चाहते थे और सिंधिया के इलाके को अंग्रेज़ी राज में मिला लेना चाहते थे। साथियों, इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।